अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राजा शुजात खान। आपको पता है कि जिस तरह हमारे भाई राजा शुजात ने गुज़िश्ता चंद माह में अवामी एक्शन कमेटी को भरपूर जवाब दिया और आज़ाद कश्मीर के मुहिब्बुल वतन कश्मीरी भाइयों की जिस तरीके से नुमाइंदगी की, और उसके फिर समरात आप देखें कि किस तरीके से जिस तरह हमारे भाई ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, और उसके बाद आज के दौर में आप धीर कोट में देख लें, आप हवेली में देख लें कि आज़ाद कश्मीर में जो मुहिब्बुल वतन कश्मीरी अवाम है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हक में बातें कर रहे हैं, और जो एक तासुर कायम किया जा रहा था कि पूरा आज़ाद कश्मीरी पाकिस्तान से नाराज है, वो सारा तासुर टूट गया है। और मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट हमारे भाई राजा शुजात को जाना चाहिए। आज वो फिर से हमारे पास मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त कन कुतरों की क्या सूरत हाल है, कश्मीर में क्या होने जा रहा है, और अब ये जो पूरा मामला है किस नहज पर जा रहा है। तो शुजात भाई, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज का शुजात भाई, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अभी तक जो भी इंतहाबी अमल में टर्न आउट आपके सामने आ रहे हैं, सबको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जी। आपको पहले भी मैंने बताया जिस तरीके से जफराबाद डिवीजन और अपना मीरपुर डिवीजन के बाद पूंछ में कल आपने देखा होगा कि 4 हलकों में इलेक्शन हुआ, तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी उसमें टर्न आउट रहा। ऑलमोस्ट 55% से ज़्यादा लोगों ने इससे वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। अगर आप सबसे बड़ा अपसेट देखें तो दिरकोट से साबिक वज़ीर आज़म, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो नजरियाती असास की मीरास सियासी जमात थी, और उनके लीडर जनाब सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब के फर्जंद सरदार अतीक अहमद खान साहब, तारीखी शिकस्त उनको हुई। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा की लीड से उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से ही आप समझ लें, कुछ लोग ये भी कहते थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होता है और एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे सपोर्ट करती है। तो अगर वो सपोर्ट करती होती तो ये वो हल्का था जहाँ पे वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकती थी, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की खालिक है और नजरिया इलाके पाकिस्तान की सबसे बड़ी दाई जमात है। और एक ही सीट थी आपकी कानून साज असम्बली में, तो वो सीट भी वहां से आपने देखा कि इलेक्शन के नतीजे में अवाम ने ये फैसला किया, और उस फैसले को सरदार अतीक साहब ने भी माना। और साथ ही साथ एक जो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लोग जो क्वेश्चन उठाते थे, उसके हवाले से भी ये आपको जवाब मिल गया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो प्रोसेस बिल्कुल फ्री एंड फेयर, और अगर कहीं 5-10% किसी जगह पे मसला हो तो वो इलेक्शन का हिस्सा रहता है, लेकिन लार्जली इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुआ। यही आज़ाद कश्मीर के लोग भी चाहते थे कि जनाब वो अगर अपनी रिजेंटमेंट का इजहार बैलेट के थ्रू करें। और मैं आपको बार बार कहता रहा कि सियासत ज़रूर होनी चाहिए, आप अपने इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन उसका हल जो है वो बैलेट के थ्रू होना चाहिए। और उसकी आपने मिसाल दीरकोट में भी देखी कि लोगों ने अपने गुस्से का, गम का इजहार जो है वो बैलेट के थ्रू किया, और 40,000 वोट लिए अतीक साहब के मुखालिफ उम्मीदवार सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब ने, और सरदार अतीक साहब जो है वो तकरीबन 19,600 के करीब उन्होंने वोट लिए। तो यहाँ से भी आपको नजर आता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन की इस सारे प्रोसेस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो इस वक्त में आज़ाद कश्मीर के लिए एक मुस्तकबिल की, एक आप यूँ समझ लें कि नवीद सुना रहा है। और आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल का हल है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू जो है वो होगा, और अवाम जो है इसमें अपना इत्मीनाद कर रही है। अच्छा शुजात भाई, अब ये जो पूरी एक सूरत हाल है, इसमें एक चीज तो ये नजर आ रही है कि जिस तरह से एक्शन कमेटी ने पहले मीरपुर फेज के बाद ना बड़ी इन्होंने कोशिश की कि हम एग्रेसिव तरीके से कुछ करें और मुजफ्फराबाद के इंतहाबी अमल को रोकें, लेकिन जब से मुजफ्फराबाद का इंतहाबी अमल मुकम्मल हो गया उसके बाद से नजर आ रहा है कि ये लोग रिलेटिवली बहुत हद तक काम डाउन हो चुके हैं और आपको इस तरह का को बड़ा इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दे रहे। तो अब इनकी आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि इनकी जो अब एवरी पासिंग डे जो इनकी एक हीट थी वो कम हो गई है, और उनको भी ये समझ आ गया है कि हमने ये सारा कुछ जो खेलने की कोशिश की, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश की थी, आज़ाद कश्मीर को जो है वो नकल डाउन करने की कोशिश की, पूरे सिस्टम को झुकाने की कोशिश की, उस सब में ये नाकाम हुए हैं। और अब राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ पे वो बैठे हैं वो एग्जॉस्ट ही हो रहे हैं। उसमें से आई डोंट थिंक कि उसमें से कुछ उनको मिलने वाला है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि मुक्तदरा और बाकी सारे हमारे जो इस वक्त नई गवर्नमेंट बनने वाली है, उनकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वहाँ पे जो आवाम बैठी है, वहाँ पे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस सारे प्रोसेस से
बाइज़्ज़त तरीके से मुंतशिर कर देना चाहिए। और बाकी जहाँ पे जो जिन लोगों का ये सारे आपने देखा होगा कि 2 ढाई साल के दौरान जिन लोगों का किरदार ऐसा रहा कि रियासत के अंदर एक नफ़रत पैदा हुई, तो आइन और कानून के मुताबिक जैसे पहले लोगों ने फैसले किए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो अफ़रा-तफ़री है इसको अब ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये विदिन आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर ये सारा चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। अच्छा शुजात भाई, एक सहाफ़ी हैं, आप शायद जानते होंगे कि अबरार कुरैशी उनका नाम है, और आजकल उन्होंने भी बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें वो जम्मू से मुख्तलिफ लोगों को लेकर अपने शो पर आ रहे हैं, और वो जम्मू के लोग बता रहे हैं कि जी हम भारतीय मकबूजा कश्मीर में जन्नत जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो पूरी कैंपेन चल रही है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी कुछ चीज़ों को डॉट कनेक्ट किए। आपने 71 में देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में कुछ लोग जो थे, इंडियन शहरी जो थे, वो वहाँ पे रेडियो स्टेशन चलाते होते थे और बंगालियों को वहाँ पे सिर्फ़ एक ही बयान सुनाई देता था कि पाकिस्तान की फ़ौज आपके ऊपर ज़ुल्म कर रही है, ज़्यादती कर रही है, आपको जो कुछ भी मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अफ़वाज की वजह से। तो वो उसकी रिपीट टेलीकास्ट आप देख रहे हैं कि अबरार कुरैशी साहब जो है, ये वही किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ पार से ये जो हमारे जम्मू से वकार पसवाल साहब हैं, इनको साथ में मिला के जो इनके जो भाई हैं, वो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एसपी पुलिस हैं या उससे भी बड़े रैंक में मौजूद हैं। और वैली के अंदर इनके ऊपर ये कहा जा रहा है, और वैली के लोग ये बताते हैं कि 2 से 2,500 हमारे कश्मीरी जो मुसलमान हैं, उन लोगों की शहादतों के ज़िम्मेदार जो है इनके भाई साहब हैं। और उस भाई को ये अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं और बुला के जनाब इस तरह का आपने मंजरकशी देखी होगी कि शायद यूरोप में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जो पसवाल वहाँ पे गिनवा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ जनाब डॉक्टर साहब, कि कश्मीरी लोग जो हैं वो इस फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी शहर अपने श्रीनगर की सड़कों को सोने से भी बना दें, तब भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। क्योंकि कश्मीर का मसला जो है ये दो कौमी नजरिया है। कश्मीर का मसला जो है वो नजरियाती मसला है। कश्मीर का मसला जो है वो हिंदुस्तान के जेर तसल्लुत रहना नहीं है। कश्मीरी लोगों ने ये बुनियादी मसला है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ क्यों जाना चाहता है। वो मैं आपको पहले भी बताया, वो आज भी बता रहा हूं कि नजरिया पाकिस्तान की वजह से जाना चाह रहा है। हिंदुस्तान वहां पे सोने की सड़कें भी बना दे, फिर भी कश्मीरी यही नारा लगाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। तो ये जो पसवाल है ये इंडियन एजेंट है, और ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने वाले वो बेसिकली एक अपना हमारे जो यंग माइंड नौजवान हैं उनके माइंड के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर का नौजवान कभी भी भारत के जेर तसल्लुत कश्मीर के लिए अपना मुस्तकबिल नहीं सोचेगा। उन्होंने 70-75 सालों से अपनी जो स्ट्रगल है वो भारत के खिलाफ ही की है। अगर ये पसवाल की बात के ऊपर अगर हम यकीन करें तो मुझे ये बताएं कि आज 35A के लिए जनाब वहाँ का सीएम जो है वो क्यों भारत हिंदुस्तान के कैपिटल में रुल रहा है, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रियासती हैसियत को बहाल करे। तो और पहली रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास की अपनी असेंबली के अंदर वो भी ये पास की कि हिंदुस्तान जो है वो 35 और 370 आर्टिकल को वापस बहाल करे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पसवाल की बातों पे हम यकीन करें या भारत के जेर कब्जा कश्मीर के सीएम की बातों के ऊपर यकीन करें। नहीं और मैं शुजात ये भाई, भी आपको बताऊं कि जी जम्मू जी के ऐसे इलाके हैं, आज भी प्रेगनेंसी के लिए वो 4 से 6 किलोमीटर पैदल उनको लेके जाना पड़ता है। पानी उन लोगों को नहीं मिल रहा। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वार है, और इसका इस्तेमाल करने वाले ये वही लोग हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। और आई डोंट नो कि इसमें कितने फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल होंगे जिस वजह से ये सारे खेल खेले अच्छा, जा रहे अब शुजात भाई एक और भी फैक्टर मैं आपके सामने लाना चाहता हूं ना, कि आप देखिए कि जम्मू तो वैसे ही अब एक हिंदू अक्सरीती इलाका बन चुका है, तो उधर तो इंडिया फैसिलिटीज देगा। जो फैसिलिटीज उन्होंने छीनी है वो तो वैली के मुसलमानों से है, वहां से कोई नहीं है अबरार कुरैशी को मिला अभी तक। और ये बात भी बड़ी आपने जो सही पॉइंट आउट किया। ये याद रखें कि 35A और 370 के रिवोक होने के बाद 14 महीने जो है वो कर्फ्यू वैली में रहा, जम्मू में नहीं रहा। और जम्मू के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो वहाँ की डेमोग्राफी भी तब्दील कर रहा है। और डेमोग्राफी तब्दील करने का मकसद यह है कि वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 हज़ार नए डोमिसाइल जो हैं वो उन्होंने एवरी मंथ या विदिन, मुझे जो लोगों ने बताया कि इस वक्त तक तकरीबन 5 से 7 हज़ार न्यू हिंदू शहरियों को लाके वहाँ पे बसाया जा चुका है। तो ये
بات بالکل آپ کی بجائے کہ جموں کے علاقے میں اس وقت پچھلے دنوں ایک انہوں نے قرارداد بھی پاس کی کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنا دیا جائے، وہ اپنے آپ کو ویلی سے دور سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ایک آپ کو فیکچوئل بتا دوں کہ ویلی کے اندر ہمیشہ جو سی ایم بنا وہ بھی ویلی سے بنا، تو جموں کے لوگ ویسے ہی ویلی سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی ہیں جو ان کی انٹرنل پولیٹکس کی باتیں، یہ جتنے بھی جموں کے لوگ آپ کو ملیں گے وہ زیادہ ویلی کے حوالے سے ان کے دلوں میں نفرت ہی آپ کو نظر آئے گی، وہ اپنی انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے بھی ہے۔ لیکن ویلی میں اور جموں میں یہ فرق بھی ہے کہ جموں میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 15 لاکھ کے قریب ہے، اور ہندو جو ہے وہ 35 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور جو ٹوٹل جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میں ان کا شیئر ہے وہ 75% جو ہے جموں کا ہے، اور 25% ریزرویشن جو ہے وہ ویلی کی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی پرائرٹی جو ہے وہ جموں کے لوگ ہیں، اور یہ پسوال وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ایجنٹی کرتے رہے، ان کے ابو اجداد نے ایجنٹی کی، یہ لوگ مشہور ہیں کہ یہ مجاہدین کے خلاف مخبریاں کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل وار کے دوران بھی مخبریاں کی، یہ وہی ان کی آل اولاد ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ہمارے لوگ جو ہے جو ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو سامنے لا کے بٹھا کے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پھیلا کے ینگ مائنڈز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا وار ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جنگ بہت سارے محاذ پہ لڑی جا رہی ہے۔ جی شجاعت بھائی، اب ایک اور ایشو پر آ جاتے ہیں کہ اب وہی ابرار قریشی ایک نیا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اگست کو ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ پاکستان کی جو فوجیں ہیں وہ آزاد کشمیر کو چھوڑیں۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ایک آخری سوال ہے، اس کو آپ اپنے سبجیکٹ میں شامل کر دیں۔ جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ بہت سارے محاذ کے اوپر لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور جس پوائنٹ کو ہم پہلے دن سے بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ خود مختار کشمیر کے نظریے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ 13 اگست کی جو قرارداد ہے، اس قرارداد کو UNCIP کی جو آپ فائنڈنگز کو پڑھیں تو وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ لنک فائنڈنگ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی افواج کو نکالے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان بھی اپنی افواج کو نکالے۔ اب یہ جو لوگ اس کی انٹرپریٹیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب پاکستان پہلے نکالے گا اور اس کے بعد ہندوستان نکالے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے پاکستان اور ہندوستان ساتھ میں مل کے ایک کوانٹٹی، سائزیبل کوانٹٹی جو ہے وہ وہاں سے نکالیں گے، تاکہ کسی بھی ایک ریجن پہ کسی دوسرے ریجن کو آپ یوں کہیں کہ اس کو کوئی فرق نہ ہو، تاکہ دونوں جگہوں پہ، کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اس علاقے کو ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ جناب اس کو ہندوستان کی فوج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے اور پھر وہ یہاں پہ بھی قبضہ کر لیں۔ تو یہ بات پہلے دن سے ہوتی رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری یونائٹڈ نیشن کے اندر میٹنگز بھی ہوئی کہ جناب یہ فورسز کو وڈرا کرنے کا پروسیس کیا ہوگا۔ تو اس میں پاکستان نے بھی کہا کہ ہندوستان بھی ایک سائزیبل اپنی فورس کو وہاں سے وڈرا کرے، اور ہم بھی وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہندوستان نے آج تک اپنی فورس کو وہاں سے وڈرا کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں آج تک لنگران ہیں۔ اس کو ون وے آف انادر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی سازش ہے جو سازش کو بنیاد بنا کے کشمیر کے اندر پاکستان کی افواج کو نکالنے کی جو سازش ہے ہندوستان کی، ان لوگوں کے تھرو وہ پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ شجاعت بھائی، اور اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی راجہ شجاعت کو آپ فیس بک پہ فالو بھی کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آزاد سیاست کو بھی اگر آپ کو ایسے شوز پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔